शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है एक आर्मी की मिलिट्री की एक्सरसाइज से संबंधित। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। हर 2 साल के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। सबसे शुरू में तो ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ पर इसका आयोजन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसा लगा कि नहीं, हम कैसे करके अच्छे तरीके से अपनी आर्मी को मजबूत कर सकते हैं, मिलिट्री को मजबूत कर सकते हैं। तो उसने ये सोचा कि हमें दूसरे देशों के साथ भी मिलकर के एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे देशों को भी इनवाइट करना चालू कर दिया और आज के टाइम में ऐसा हो गया कि बहुत सारे देश की मिलिट्री इसमें शामिल होती है इस एक्सरसाइज में। तो हर साल इसका आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। जगह का नाम है डार्विन। 2022 का जो संस्करण है यहीं पर आयोजन किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी ऑस्ट्रेलिया के पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 में, जिसका शेड्यूल रखा गया 19 अगस्त 2022 से लेकर के 18 सितंबर 2022। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है वो बाइनियल है, द्विवार्षिक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसको होस्ट किया जाता है किसके द्वारा? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF के द्वारा। ये फोकस करेगी कौन कौन से सेक्टर में? इट विल फोकस लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर। युद्ध के टाइम में बड़ी संख्या में कैसे करके हम लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। लास्ट वाला जो एडिशन था वो कंडक्ट कराया गया था 2018 में। इसके बाद 2 साल बाद 2020 में कंडक्ट होना था, तो इसको कंडक्ट नहीं करा पाए क्योंकि उस टाइम में कोरोना फैल गया था। दिस ईयर्स एक्सरसाइज विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 100 एयरक्राफ्ट। इस साल में जो एक्सरसाइज आयोजित होगी इसमें 100 से भी ज़्यादा विमान शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ 2500 मिलिट्री पर्सन भी इसमें शामिल होने वाले हैं, अलग अलग एयरफोर्स के। हमारी तरफ से 4 Su-30 MKI फाइटर और 2 C-17 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से गए हैं ग्रुप कैप्टन YPS नेगी, इनके साथ साथ में 100 से भी ज़्यादा एयर वॉरियर गए हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक कब से आयोजित की गई थी। ठीक है, और भी इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी को। एक्सरसाइज पिच ब्लैक का शेड्यूल रखा गया है 19 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2022 के बीच में। ठीक है, इसमें हाईलाइट क्या क्या बताया गया है? 2500 से भी ज़्यादा पर्सनल, 17 से भी ज़्यादा कंट्री के इसमें शामिल होंगे, 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट इंगेज रहेंगे इन बोथ ऑफेंसिव काउंटर एयर और डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट ड्रिल्स में। ऑस्ट्रेलिया इसका होस्टिंग रहेगा। इसके साथ साथ में और भी कुछ अटेंडिंग कंट्री इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, UAE, मलेशिया, US, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, UK, फिलीपींस, थाईलैंड, कनाडा और नीदरलैंड। लास्ट एडिशन 2018 में हुआ था और जो 2020 का जो था वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोरोना। तो पिच ब्लैक कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा? इसको कंडक्टेड किया गया था कहाँ पर? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के ब्राडशा फील्ड ट्रेनिंग एरिया में, इसके साथ में डिलामेयर एयर वीपन्स रेंज में। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेनिंग एयर स्पेस इन द वर्ल्ड माना जाता है। नॉर्मली ये जो ड्रिल्स होती हैं ना आर आउट ऑफ RAF's बेस डार्विन। ठीक है, RAF का जो बेस है डार्विन, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। The base Tyndall this year base Embry will also be used। अलग अलग बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। 1980 की दशक में पहली बार इसको चालू करा गया था ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी वाले एरिया में। RAF की अलग अलग यूनिट थी, उन्हीं यूनिट के बीच में इस एक्सरसाइज को कराया गया था। ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन इनवाइटिंग इंटरनेशनल पार्टनर। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल पार्टनर को खोजने लगा, उनको इनवाइट करने लगा। तभी से लेकर के जो प्रैक्टिस है, न्यू डॉक्ट्राइन कॉम्बैट है, इसके अलावा
इंटरऑपरेबिलिटी है, इनके मामले में एक्सरसाइज होने लगी। इंडिया ने 2018 में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था पहली बार। लगभग 131 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे। इसके साथ साथ में 4000 से भी ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे एक्सरसाइज में। इसमें इंक्लूड था कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया, यूएस। इसके बाद सीधे चलते हैं हम द हिंदू की तरफ, और द हिंदू के फॉरेन वाले पेज से एक न्यूज़ को उठाएंगे जो कि G20 के बारे में है। G20 मतलब 20 देशों का एक ग्रुप है जिसकी बैठक हर साल होती है लेकिन अलग अलग जगह में आयोजित की जाती है। G20 का गठन किया गया था सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए। साथ ही G20 ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले जितने भी मेन देश हैं इनके बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने का भी काम करता। इसका मतलब ये हो गया, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है उसमें मान के चलो 5 देश आते हैं तो उन 5 देशों से भी हम कैसे करके मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनको एक काम करिए, G20 में शामिल कर लीजिए तो उनसे भी हमारी बातचीत हो जाएगी। 1997 के पहले एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों ने इसकी ज़रूरत महसूस करी थी। इसका जो समिट होता है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हर साल होता है जिसकी मेज़बानी कोई एक देश सदस्य करता है। मेज़बानी का मतलब है कि किस देश में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री रहेगा, सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी बैठते हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से इकोनॉमी पर चर्चा होती है, इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो न्यूज़ में बताया जा रहा है पुतिन और ये अटेंड कर सकते हैं G20 की मीटिंग को। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके चाइनीज़ काउंटर पार्ट जी जिनपिंग ये अटेंड करेंगे आने वाली G20 समिट को। द लीडर ऑफ होस्ट नेशंस इंडोनेशिया का कहना है, एक इंटरव्यू जिसको पब्लिकेशन किया गया था फ्राइडे को। द पेयर्स अटेंडेंस वुड सेट द स्टेज फॉर शो डाउन टॉक्स विथ यूएस प्रेसिडेंट। हो सकता है कि अमेरिका के साथ में इनकी बातचीत हो जाए एट ए टाइम व्हेन यूएस इज एट ऑड्स विद बोथ पावर, जबकि अमेरिका आज के टाइम में दोनों से ही संबंध अपने खराब कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं AK-203 असाल्ट राइफल से रिलेटेड, ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपए डील की है। रक्षा मंत्रालय ने अमेठी में बनने वाली AK-203 असाल्ट राइफल को लेकर के रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की डील को मंजूरी दे दी है। इसी के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। भारत के लिए डील खास क्यों है? एक तो इस डील से भारतीय सेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बताया जाता है कि इस डील के जरिए 7 लाख से अधिक गन का निर्माण किया जाएगा। अहम बात यह है कि ये सभी बंदूकें भारत में ही अमेठी में बनने वाली। हालांकि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण धीरे धीरे होने की वजह से शुरू में कुछ बंदूकें रसिया में बनने वाली। एक बार बंदूकों का निर्माण होने के बाद 32 महीने बाद ये बंदूकें सेना को दी जाएंगी। कुल मिलाकर के वही बात है कि दूसरी देश की टेक्नोलॉजी है। AK-203 कहाँ की? रसिया की। रसिया बनाता था इसको, हम रसिया से ख़रीदते थे। अब भारत कह रहा है हम मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब रसिया वालों को बोल रहा है आप एक काम करिए, कुछ वहाँ बना के हमको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे करके आप बनाते, उसके बाद फिर आप यहाँ पर बनाइए, ताकि हम आपसे सीख सकें कि किस प्रकार से इनका हम निर्माण करेंगे। कुछ खास बातें इसकी देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्यों इतनी बड़ी डील कर रही? दरअसल DRDO की ओर निर्मित भारत की इंसास राइफल को AK-203 से ही रिप्लेस कर सकते हैं। DRDO जो बंदूक बना रही है उसकी जगह में हमको चाहिए AK-203। कई सालों से इंसास में कई सारे इशू आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने रसिया के साथ ये डील कर ली। इस डील के जरिए भारतीय सेना को बंदूक मिलने में काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला। AK-203 इंसास के मामले में काफ़ी हल्की, छोटी और मॉडर्न है।
इंसान का मैगजीन लगाए बिना वजन हो जाता है 4.15 किलो, जबकि AK-203 का बिना मैगजीन के 3.8 किलो है। इंसान की लेंथ है 960 mm, जबकि AK-203 की 705 mm, जिसमें फोल्डिंग स्टॉक शामिल है। इसीलिए ये हल्की, छोटी और ख़तरनाक बंदूक है। AK-203 में 7.62x39 mm की गोली का इस्तेमाल होता, जबकि इंसान में 5.56x45 mm ही है। मतलब कैलिबर के मामले में भी ये गन काफ़ी ख़तरनाक है। AK-203 की रेंज है 800 मीटर और मैगजीन 30 राउंड है। इसके अलावा AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट ये बोल रही हैं कि इंसान में बुलेट पर मिनट की स्पीड ज़्यादा है, पर मिनट बुलेट की स्पीड ज़्यादा थी। AK-203 में 600 बुलेट प्रति मिनट के हिसाब से फायर कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें लॉन्ग स्ट्रोक गैस पिस्टन और रोटेटिंग बेल्ट होती है। एक राइफल से हर मिनट 600-700 राउंड के बीच फायर कर सकते हैं। हिंज को कवर करने के लिए फ्रंट टिनियर और रियर साइड बेस को रीडिज़ाइन करा गया है। लॉकिंग मैकेनिज्म को टॉप पर रखें। AK-203 में साइड फोल्डिंग 4 पोजीशन वाला टेलीस्कोपिंग शोल्डर स्टॉक है। इस स्टॉक को 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ आराम से आप यूज़ कर सकते हो। न्यूज़ में चलते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है अमेठी में जो यूनिट बनाई गई है ये पूरी तरह से तैयार है AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए। रसिया जो है जल्दी ही इक्विपमेंट भेजने वाला है इंडिया को। द प्रोडक्शन ऑफ AK-203 असाल्ट राइफल्स किसके द्वारा? इंडो रसियन जॉइंट वेंचर कहाँ पर खुला है? अमेठी में, उत्तर प्रदेश। इज सेट टू बिगिन बाय ईयर एंड, साल के अंत तक ये सेट हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग है, इक्विपमेंट है जो भी रिक्वायर्ड है इसके लिए डिस्पैचेड फ्रॉम रसिया शॉर्टली, रसिया जल्दी ही इसके लिए जो भी इक्विपमेंट लगने वाले उनको भेजने वाला है, ऐसा कहना है सीनियर ऑफिशियल का रशियन कंपनी का। ठीक है, क्लासनिकोव ये कंपनी का नाम हमको याद रखना है। बताया जा रहा है इंडियन वर्कर की ट्रेनिंग इस फैक्ट्री के जल्दी ही चालू हो जाएगी एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल रीच 100% इंडियनाइजेशन इन 3 ईयर्स। आने वाले 3 साल में हम सीख जाएंगे और खुद से बनाना चालू कर देंगे, ऐसा इनका कहना। आगे कहना है वर्क इज़ अंडर वे टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन ऑफ AK-203 assault rifles in India. The serial production of which is expected to begin in 2022 और 2023। 2023 के बाद में, लेकिन 2023 के पहले ही इसका प्रोडक्शन हम चालू कर देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अब आप सभी जान रहे हो यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है, इसी के चलते चलते रसिया हमें इक्विपमेंट थोड़े लेट भेज रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यदि देखोगे तो 6.1 लाख से भी ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स जिसकी कॉस्ट है 5,000 करोड़ भी बनाई जाएंगी। जॉइंट वेंचर है इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का, कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश में, जिसको शॉर्टकट में इस कंपनी को बोलते हैं IRRPL। इसको सेटअप किया गया था जॉइंटली बिटवीन ईस्टवाइल OFB, ठीक है, मतलब वहाँ की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो, जिसको आजकल हम क्या कह रहे हैं, एडवांस वीपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड बोल रहे हैं। इसके साथ साथ में एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड बोल रहे हैं। इंडिया की 2 कंपनी उनको इनने मर्ज कर दिया। आगे रोसोबोरो नेक्सपोर्ट ROE रसिया की कंपनी है एंड कंसन क्लासिनकोव ऑफ रसिया। 2 कंपनी हो गई रसिया की भी, एक है रोसोबोरो नेक्सपोर्ट और कालासिनकोव, दोनों मिलकर के। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर इंडिया की भी OFB की 2 यूनिट को मिलाकर के, मतलब टोटल 4 यूनिट इसमें शामिल हो रही।
मॉडर्न किस्म का प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इसके साथ साथ में छोटे छोटे जो आर्म्स रेंज हैं इनको सेटअप करे हैं। वेयर एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ राइफल विल बी कैरी आउट, जहाँ पर हम इन बंदूकों की जांच करेंगे। फुल स्केल में प्रोडक्शन कब से चालू हो जाएगा? 2 से 3 साल में, डायरेक्टर जनरल ऑफ रोजोबोर का कहना है। एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म, कॉन्ट्रैक्ट को आप देख लीजिए। फर्स्ट 70,001 से 203 राइफल प्रोड्यूस किए जाएंगी इंडिया में विथ ए फेज्ड इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ लोकलाइजेशन फ्रॉम 5% से 70%। द रिमेनिंग राइफल्स विल बी प्रोड्यूस विथ 100% लोकलाइजेशन। तो इस प्रकार से हम ये देख लिए हैं किस प्रकार से AK 203 का प्रोडक्शन गवर्नमेंट रसिया की सहायता से चालू करने वाली है। छत्तीसगढ़ की एक न्यूज़ आई है जिसमें छत्तीसगढ़ के CM की तरफ से लॉन्च किया गया है प्लांटेशन की एक योजना है जन्माष्टमी के दिन। अर्बन फॉरेस्ट टू बी क्रिएटेड एट 162 स्पॉट्स अक्रॉस द स्टेट। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ की 162 जगह में, अलग अलग जगह में जो सिटी वाला एरिया है इसको हमने स्पॉट किए हैं कि हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे, इसको हम हरा भरा बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने फ्राइडे के दिन लॉन्च किया है कृष्ण कुंज प्लांटेशन ड्राइव को, जिसका उद्देश्य है क्रिएट कर सकें हम अर्बन फॉरेस्ट को, जिसमें कंप्राइज हो, शामिल हो कल्चरली सिग्निफिकेंट एंड अदर यूजफुल ट्रीज। सांस्कृतिक रूप से धर्मों में, किताबों में जो आप पढ़ते थे उस प्रकार के वृक्षों को यहाँ पर हम लगाएंगे ताकि ये यूज़फुल भी रहे और लोग उनका सम्मान भी कर सकें। कृष्ण कुंज को सेटअप किया जाएगा 162 जगह में पूरे स्टेट में। द ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, ए फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जिस दिन हम कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। प्रीवियस स्कीम के बारे में रेफ़र करते हुए क्या बताया जा रहा था, इसके साथ साथ में प्रोग्राम। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सच एस गोधन न्याय योजना, राम वन गमन पथ टूरिज्म सर्किट, जो कि कनेक्ट करता है स्टेट के नॉर्दर्न और साउदर्न ट्राइबल बेल्ट को, ताकि क्रिएट कर सके एक रास्ता विच लॉर्ड रामा इज़ बिलीव टू हैव टेकन वाइल गोइंग टू ऑन एग्जाइल। इसी रास्ते से भगवान राम गए थे, वही रास्ता हम बनाएंगे। द अनाउंसमेंट ऑफ डेवलपिंग कृष्णकुंज, द गवर्नमेंट स्टेटमेंट एडेड दैट मिस्टर बघेल हैज सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग ए लिंक बिटवीन स्टेट एंड द हिंदू डाइटीज़। ऐसा माना जा रहा है कि हिंदू जो डाइटीज़ हैं उनके साथ में लोगों को ये मुख्यमंत्री जोड़ने का काम कर रहे हैं। आगे इसमें और ये भी बताया गया था इस स्कीम के अंतर्गत कि हर ज़िला में 1 एकड़ जो है गवर्नमेंट ज़मीन देगी, वहाँ पर बरगद, कदम्ब जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। नीम हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंस वाले पेड़ इस एकड़ ज़मीन में लगाया जाएगा। ऐसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक पिक्चर में देखे थे। CBI कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है और न्यूज़ में रहे हैं मनीष सिसोदिया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी ऐसा आरोप लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट CBI और ED जैसी संस्थाओं का गलत यूज़ करती है, और जो अपोजिशन वाले लीडर हैं या फिर अन्य जो व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके पीछे इनको लगा देती है ताकि वो चुनाव में जीत ना सकें, लोग इनकी बुराई ना कर सकें और गवर्नमेंट कंटिन्यू चुनाव जीतती रहे। CBI के बारे में हम समझ लेते हैं। CBI जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ये एजेंसी भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंडर में काम करती है। शुरुआत में इस एजेंसी को स्थापित करने का मकसद था रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उनकी जांच करना। बाद में 1965 में इसके
अधिकार को बढ़ा दिए थे और अब ये एजेंसी भारत सरकार द्वारा लागू किए गए केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहुराज्य संगठित अपराध, बहु एजेंसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच कर सकती है। सीबीआई कई प्रकार के आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, इसके साथ साथ स्पेशल यदि कोई अपराध हो रहा है इनकी भी जांच कर सकती है। सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को DSPE एक्ट 1946 के तहत रेलवे क्षेत्र और राज्यों तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत सहमति प्रोवाइड कर दे। सहमति दे देगी तो आप समझ लीजिए कि सीबीआई वहाँ पर जांच कर सकती है उस केस की। सीबीआई को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों में शामिल किया गया, जिसकी वजह इसका उच्च दोष सिद्धि दर है। मतलब जैसे कि 100 लोगों को यदि वो गिरफ्तार कर रही है तो 100 में से 65 से लेकर के 70% सही उसने गिरफ्तारी करी है, क्योंकि इतने लोगों को उसने सज़ा दे दी है। 65 से लेकर के 70% दोष सिद्धि का इसका परसेंटेज है। इसको जो पावर है वो मिली है DSPE एक्ट 1946 से। सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल की सहायता, ठीक है, इसको हेल्प करती है। ये तीनों मिलकर के देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। सीबीआई द्वारा किए जाने वाले काम यहाँ पर बताए गए हैं। इसकी पावर को देख लेते हैं। जांच के लिए सीबीआई को दी गई कानूनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 से मिली है। ये कानूनी पावर सीबीआई और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को पावर, कर्तव्य, विशेष अधिकार और दायित्व देता है। केंद्र सरकार सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को और पावर को राज्य सरकार की सहमति से किसी भी एरिया में बढ़ा सकती है। सीबीआई के सदस्य जिनका पद सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर है को थाना प्रभारी अधिकारी माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत सीबीआई केंद्र सरकार की अधिसूचना के साथ ही किसी मामले की जांच कर सकती है। आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार अपराध, विशेष अपराध, जैसे कि राज्य सरकार के अनुरोध या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय ये कहे कि आपको इसकी जांच करना है। फिरौती, अपहरण, बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकवाद, सारे केसेस के अंतर्गत आ जाते हैं। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। ये सेंट्रल पुलिस बल था जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के युद्ध और आपूर्ति विभाग के साथ लेन देन के समय में कर्मचारी लोग रिश्वत मांगते थे, भ्रष्टाचार करते थे, उसकी जांच करने के लिए इसको हमने लाए थे। उस टाइम इसका मुख्यालय लाहौर में था। SPE के अधीक्षक के तौर पर कुर्बान अली को नियुक्त करा गया था, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान को चुन लिया था।